हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज फिर से यहाँ पर हैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। बट फर्स्टली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। जैसे अगर आपकी फैमिली में या आप कहीं जा रहे हो और आसपास कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए और आपको एक पर्सन दिखे जो कि फेंट हुआ है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। और भी मैं आपको बताती हूँ, अगर कहीं घर में या किसी जगह पर आग लग जाए और कोई पर्सन आपको मिले कि ये फेंट आउट हो गया है, अनकॉन्शियस है कोई पर्सन, या फिर कोई स्विमिंग करते हुए अंदर पानी में ही डूब रहा है, उसको आपने बाहर निकाला है तो वो अनकॉन्शियस है, कोई तरीके का रिवाइवेशन उसमें नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप सभी लोग यही कहेंगे कि हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कोई फ़र्स्ट एड देंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं, दैट इज़ BLS। उसको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है, आपको कैसे पहचानना है कि ये कंडीशन है जिसमें आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और अगर वो कंडीशन पता चल गई है उसके बाद में हाउ टू प्रोवाइड इट, ठीक है। इसको करके आप किसी पर्सन की जान भी बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर कभी आपको ये करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसे कॉन्फिडेंटली कर पाएँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैंने अभी आपसे बात की है BLS के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट। मैं इसको पूरे एक लेक्चर के तौर पे ही आपको बताऊंगी, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती चलूँगी। अभी आप, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज पर्सन्स के लिए नहीं है, किसी मेडिकल पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसके वर्ड, सभी टर्मिनोलॉजीज़ वही यूज़ करूँगी जो सभी को समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पर्सन मिलता है, कहीं पर भी फेंट हो गया है, ठीक है, तो आपको देखना है, मे बी वो पर्सन सोया हुआ भी हो सकता है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं उसको उसकी नीड भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहला एक एग्जांपल दिया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, या फायर का, या कोई स्विमिंग पूल में, या फिर कहीं पर सी साइड पे अगर कोई डूब रहा है, तो ऐसे सभी सिनेरियोज़ में आप जाकर सीधा असेस नहीं करेंगे उन्हें। सबसे फर्स्ट टास्क क्या होगा आपका, सीन सेफ्टी, ठीक है। सीन सेफ्टी का मतलब ही क्या है, अगर रोड के बीच में है, कोई गाड़ी में है, या ऐसे ही गिर गया है रोड पे, तो आपको फर्स्ट काम क्या करना है, उसको साइड में लेकर आना है, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो पहले उस शॉक को आपको हटाना है, उसको डिसकंटिन्यू करना है, देन उस पर्सन को किसी सेफ प्लेस पर रखना है, लिटाना है। इट शुड बी हार्ड, कोई भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए उसके नीचे, बिल्कुल हार्ड सरफेस होना चाहिए, बिल्कुल सीधा उसे लेटा देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीन सेफ्टी। मतलब फर्स्टली आपको उसकी सेफ्टी भी देखनी है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है। ये नहीं कि आप रोड के बीच में ही CPR और BLS सपोर्ट देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ सीन सेफ्टी। मैं इसमें जो स्टेप्स बता रही हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, जब आपने सीन सेफ्टी कर लिया है कि नाउ यू आर सेफ, यू कैन प्रोवाइड द BLS टू दैट पर्सन, तो आपको वो अब इमीडिएटली एक्शंस लेने हैं, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। तो इसीलिए अब आप क्या करेंगे, पहले असेसमेंट करेंगे। कुछ भी काम हमें परस्यू करना है उससे पहले हमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्टली असेस द पेशेंट्स रिस्पॉन्स। इसमें आपको 3 चीज़ें असेस करनी है। फर्स्ट इज़ द रिस्पॉन्स पार्ट, सेकंड इज़ सर्कुलेशन, थर्ड वन इज़ द ब्रीदिंग। तो फर्स्ट आप रिस्पॉन्स जब चेक करेंगे, रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करते हैं किसी से, अगर हम किसी को हिला रहे हैं, अगर वो सोया हुआ है तो वो उठ जाता है, ठीक है। कोई अगर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रंक है फिर भी वो कुछ ना कुछ हलचल करता है। तो आपको यही चीज़ चेक करनी है, ज़ोर से उसे शेक करके और ज़ोर से चिल्लाकर बात करके, कि आप ठीक हो कि नहीं हो। आपको जानना है कि वो पर्सन अवेक है या वो सच में अनकॉन्शियस ही है, ठीक है। बट सेकंड सिनेरियो, अगर ये रिस्पांस नहीं है, आपके पास नो है इसका आंसर,
तो हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, जब आपने रिस्पांस चेक कर लिया, उसके पास रिस्पांस नहीं है, तो सेकंड आप क्या करेंगे, उनकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग आप कैसे चेक करेंगे, किसी पर्सन की ब्रीदिंग कैसे चेक करते हो आप? कोई अगर लाई डाउन होता है तो आपको अपने आप पता चलता है कि उसकी सांस अप एंड डाउन जाती है, उसकी क्या होता है, चेस्ट लिफ्ट अप होती है एंड डाउन होती है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि उस पर्सन में ब्रीदिंग है कि नहीं। तो यू कैन ईजीली डू दैट। अब अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपने थर्ड चीज़ करनी है। थर्ड मैंने क्या बताया आपको, सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन उसका कैसे चेक करेंगे आप? ऑब्वियसली आप उसकी नर्व्स को चेक करेंगे, आप उसके हार्ट रेट को देखेंगे। हार्ट रेट हमें चेक करने के लिए, कोई पर्सन अगर अनकॉन्शियस होता है तो ऐसे टाइम में हम उसकी ब्रेकियल नर्व्स को चेक करने की बजाय हम कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, उसको कैरोटिड आर्टरी को चेक करते हैं। कैरोटिड आर्टरी देखने के लिए बहुत ही इजी है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ योर ट्रैकिया। ये आप ऐसे अगर फील करते हैं तो ये दिस इज़ योर ट्रैकिया। ट्रैकिया के बिल्कुल दोनों साइड पे, इधर 2 फिंगर आप इधर देख सकते हैं या फिर इधर देख सकते हैं, तो दोनों साइड पे आपको फील होगी, जो फील हो रहा है दैट इज़ कैरोटिड आर्टरी। आपको देखना है विदिन 10 सेकेंड्स कि इसमें आपके पास में ब्रीदिंग हार्ट रेट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 5 सेकेंड्स तक आपके पास हार्ट रेट नहीं प्रेजेंट है, इट मीन्स पेशेंट को नीड है आपके BLS की, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट की। आप समझ रहे हैं ये किन कंडीशंस में अराइज हो सकता है? जब पेशेंट को अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट किस चीज़ का? हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो इन कंडीशंस में पेशेंट के साथ में ये अनकॉन्शियसनेस विद नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग एंड नो सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स पेशेंट डेड है। ठीक है, तो आपको डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली वी विल डू आवर पार्ट, हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट करके उसे रिवाइव करने की कोशिश करनी है, तो यही हम करेंगे। तो असेसमेंट आपको क्लियर समझ आ गया, आपको असेसमेंट कैसे करना है। ऐसे ही किसी के ऊपर स्टार्ट नहीं हो जाना है आपको BLS देने के लिए। पहले ही असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको तीनों चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। पहले रिस्पांस देखिए, अगर कोई नहीं बात कर रहा है, फिर उसकी ब्रीदिंग देखिए, चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके बाद में उसका पल्स चेक कीजिए। कैरोटिड पल्स आपको देखना है, ब्रेकियल पल्स नहीं देखना है, आपको कैरोटिड चेक करना है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हरी बरी कंडीशन, तो आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। अगर लोग, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत लोग हैं, आपको एक जगह पे कोई इकट्ठा हो जाता है तो 10 लोग और साथ में इकट्ठे होते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉल फॉर हेल्प। आप जस्ट किसी को बोल दीजिए, वो आपको करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट कि आप जब BLS करें तो इन बिटवीन आपके पास हेल्प पहुंच जानी चाहिए। तो आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, और एम्बुलेंस में भी अगर आपको बताएं तो स्पेसिफिकली ACLS एम्बुलेंस ही आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि BLS तो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ACLS एम्बुलेंस की यहाँ पर नीड होगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि आपका पार्ट अब क्या स्टार्ट होता है। आपने सीन सेफ्टी देख लिया, दूसरा असेसमेंट भी कर लिया है। असेसमेंट में आपके पास आंसर नो है, पेशेंट हैज़ नथिंग। तो अब आपको क्या करना है, अपना काम शुरू करना है। आपको क्या करना है, आपको CPR देना है। ठीक है, अब ये CPR क्या होता है? CPR है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड, पल्मोनरी रिलेटेड टू आवर लंग्स, एंड रिससिटेशन मीन्स रिवाइवेशन। तो आपको रिवाइवल करना है, या अगर तो हार्ट का इशू हो सकता है या लंग्स का इशू हो सकता है। तो आपको इसको करने के लिए ऑलरेडी हमें AHA ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, और उस गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए 2015 में ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हमारे पास आई थी, जिसको हम बोलते हैं CAB। कैब का इस एक्रोनिम को हम क्यों यूज़ करते हैं? कैब, इसको मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। कैब में C का मतलब होता है कंप्रेशंस, ठीक है, A का मतलब है एयरवे, एंड B इज़ द ब्रीदिंग। 2015 की AHA गाइडलाइन से बिफोर हम इसको ABC करते थे, बट आफ्टर दैट इट कम्स इनटू CAB। ठीक है, इसको क्यों बदला गया है? पहले ABC और CAB मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। पहले हम इसकी कंटिन्यूएशन को मेंटेन करते हैं हमारी वीडियो की, कि आपको करना क्या है। अगर कोई पर्सन
को इमीडिएट हमें एक्शंस देने हैं तो ऑब्वियसली हमें कैब को परफॉर्म करना होगा। कैब में फर्स्ट आता है कंप्रेशंस आपको देने हैं। कंप्रेशन मतलब दबाना है, समझ रहे हैं? कंप्रेस करने का मतलब आप, लेकिन दबाना कहाँ है? सबसे पहला मतलब तो यही है, हमें दबाना कहाँ पर है जी। तो आपको अपने कंप्रेशंस प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए साइड क्या होती है? ब्रेस्ट बोन, ठीक है। जो स्टर्नम है आपको उसके ऊपर अपने हैंड्स को प्लेस करना है। दिस इज़ योर स्टर्नम, ठीक है। दोनों निपल्स के बीच में आपको अपने हैंड्स को प्लेस करना होता है। हैंड्स प्लेस करने की भी टेक्निक है। दिस इज़ योर नॉन डोमिनेटिंग हैंड, दिस इज माई नॉन डोमिनेटिंग हैंड, लेफ्ट हैंड यूजुअली होता है। उसके ऊपर आपने डोमिनेटिंग हैंड रखना है, अपना राइट हैंड रखना है और अपनी फिंगर्स के बीच में ऐसे फिंगर्स को करना है। ये टेक्निक्स बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है? कि इससे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और हमें अभी सबसे ज़्यादा प्रेशर की ही ज़रूरत है कंप्रेशन देने के लिए। तो हम ऐसे शेप बनाएंगे और दिस इज़ योर हील, ये जो हैंड की हील है इसको हम प्लेस करेंगे अपने स्टर्नम के ऊपर, अपने नहीं पेशेंट के स्टर्नम के ऊपर। पेशेंट के स्टर्नम पे आपने ऐसे बेंड डाउन होना है, ठीक है। बिल्कुल पास आ जाना है उनके और ऐसे बेंड डाउन होना है। बेसिकली जो आपके शोल्डर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए एंड यू विल पुट योर होल वेट ओवर दैट साइड, ओके, ताकि आप कंप्रेशन कर सकें। आपको कितना कंप्रेशन करना है, इतना ज़्यादा आपको प्रेशर देना है, इतनी ज़्यादा ज़ोर से ये करना है कि पर्सन की जो चेस्ट है वो अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ में जाए, 2.5 इंचेस अराउंड, ठीक है। इतना अगर आपको हर कंप्रेशन में उसकी डेप्थ को पहुंचाना है तो इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, अपने पूरे वेट को उसके ऊपर डालने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोगों को क्वेश्चन होता है इसमें कि अगर उसकी रिब्स टूट गई तो भैया पहले तो हमें पेशेंट को बचाना है, हमें पर्सन को मरने से बचाना है। रिब्स तो बाद में रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे कंप्रेस करना शुरू करना है। अब आपको कितने कंप्रेशंस देने हैं सेम पोजीशंस में, ठीक है। तो आपको 30 कंप्रेशंस देने ही देने हैं, 30 कंप्रेशन। उसके बाद में 2 ब्रीदिंग, ताकि आप एयरवे मेंटेन कर सको। कैब का जो मैंने बताया था पहले कंप्रेशन, दूसरा था एयरवे, तो ये सब साइमल्टेनियसली प्रोसेस हैं। आपको कंप्रेशंस के बाद में 2 एयरवे ब्रीदिंग्स देनी होती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल साइट्स में तो हमारे पास एम्बू बैग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम रोड साइड पे हैं तो हमारे पास एम्बू बैग नहीं होता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को परस्यू करेंगे। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए फर्स्टली क्लोज द नोज ऑफ द पेशेंट, आपको नोज़ बंद करनी है। अदरवाइज़ अगर आप नोज़ ओपन रखेंगे पेशेंट की तो आप मुंह से सांस देंगे और वो नाक से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो उसको अंदर नहीं ले पाएगा। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए आपको फर्स्टली उसकी नोज़ को क्लोज करना है एंड पूरा अपनी चेस्ट को फिल करके ब्लो आउट करनी है, ब्रीथ इनटू द माउथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसको करने के लिए आपको 2 बार ब्रीदिंग्स देनी है, 30 कंप्रेशंस देने हैं सेम साइड पे। कंप्रेशन देते हुए आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपको एक रिदमिक फॉर्म में कंप्रेशंस देने हैं, यानी कि 5 कंप्रेशन तो आपने बहुत अच्छे से दे दिए तगड़े वाले, उसके बाद में आप क्या होगा स्लो डाउन, फिर 8वीं 9वीं कंप्रेशन तेज दे दी। ऐसा नहीं करना है, इट शुड बी रिदमिक इन द नेचर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ होनी चाहिए ईच कंप्रेशन की, और हर कंप्रेशन के बाद में चेस्ट का रिकॉइलमेंट होना चाहिए। अब आपका रिकॉइलमेंट का क्या मतलब है, चेस्ट रिकॉल क्यों होनी चाहिए, क्या इसका मतलब है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक बलून है। बलून हमारा हार्ट क्या है, एक तरीके का बलून ही है, फॉलो होता है अंदर से, और उसके अंदर हम एयर को भेजते हैं, ब्लड जाती है। बेसिकली ब्लड के अंदर ही एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, जो हमारे हर बॉडी पार्ट को चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो एयर है वो हमारे इस बलून में है। अब उस बलून से अगर आप उसको एक बार दबा रहे हो मीन्स एयर बाहर निकल रही है, मीन्स ब्लड उसका बाहर निकल रहा है। लेकिन हमें तो बार बार दबाकर बार बार ब्लड को पहुंचाना है ताकि पेशेंट क्या हो जाए, एटलीस्ट अपनी रिकवरी कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको बार बार बलून को भरना तो पड़ेगा। आप निकाल दोगे तो निकले हुए बलून, पिचके हुए बलून से आप क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए आपको उसमें दोबारा हवा भरनी पड़ती है। तो हमारी हार्ट में भी उसको पिचका दिया आपने, एक बार कंप्रेस कर दिया, अब उसको दोबारा से
रिकॉयल होने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, बट इट शुडंट बी कि 1 आवर आपको देना है या 1 मिनट पूरा देना है। नो नो नो, यू जस्ट कंप्रेस इट एंड डू दिस फॉर्म। यू हैव टू परफॉर्म, इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे ताकि क्या हो सके, पेशेंट को नीडेड अमाउंट में ब्लड पहुंच सके उसके ब्रेन तक। ये सारी कहानी जो हम कर रहे हैं ये किस लिए हो रही है, ये कंप्रेशंस किस लिए हैं? बेसिकली पेशेंट इस कंडीशंस में क्या होता है, अनकॉन्शियस है, उसकी हार्ट रेट नहीं चल रही है, पेशेंट ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन का सिजेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे जो बाहर एटमॉस्फेयर में है, पर्सन अपने आप से उसको नहीं ले पाएगा। यही तो सारी कहानी है और यही हमें करवाना है। जब वो खुद से नहीं कर पा रहा तो हम उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। यही किया जाता है जब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स पर डालते हैं, बाईपैप्स पर डालते हैं। तो ये सब प्रोसेस इसीलिए ही किया जाता है ताकि पेशेंट आर्टिफिशियली ब्रीदिंग ले सके। बट जब हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है तब हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये BLS सपोर्ट। तो ये किस तरीके की वर्किंग है, ये कैसे काम कर रही है, मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे परस्यू करता है। बेसिकली जो हार्ट है, मैंने आपको बताया उसके अंदर ब्लड होता है और ये ब्लड हमारे सभी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। ब्लड से हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ में एक बहुत वाइटल एसेंशियल चीज़ मिलती है, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें हर पल चाहिए। न्यूट्रिएंट बेशक हम थोड़ा कम ले सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन तो हमें हर वक्त चाहिए होती है। तो अगर ये ऑक्सीजन 5 मिनट तक, 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, एक्चुअली 3 मिनट्स होता है, 3 मिनट से 5 मिनट्स तक अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो पर्सन किस ब्रेन सेल्स डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है। तो ये हम जो काम कर रहे हैं, जो हम BLS प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बेसिकली क्या होगा, हमारे हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा। हम जब ऐसे कंप्रेस करेंगे तो बलूनिक, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ब्लड निकलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, हमारे ब्रेन में। और ब्रेन के जो भी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं बट थोड़े अमाउंट में मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट का ब्रेन डेड नहीं होगा। इसीलिए वी हैव टू डू द इमीडिएट एक्शंस। 2 से 5 मिनट में ब्रेन डेड हो जाएगा तो उससे पहले ही हमें इमीडिएटली एक्शंस करने हैं। इसीलिए मैं आपको टाइम पीरियड्स भी बाद में मैं पूरा एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करूँगी, जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हम प्रोसेस पे चलते हैं। 30 कंप्रेशन आपने दे दिया, कैप के कंप्रेशन 30 दे दिया इन अडल्ट। अब अगर हम इन्फेंट की बात करें, कभी कभी बच्चे भी होते हैं, इन्फेंट या चाइल्ड भी इससे सफ़र कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तब कितने कंप्रेशन देने हैं। सेम चीज़ रहेगी अगर आप अकेले हो बचाने वाले, 1 रेस्क्यूअर हो, तो आपको 30:2 ही रेशो रखनी है। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग ऐसे ही देनी है, सेम जैसे अडल्ट में किया है। बट इफ़ यू आर 2 रेस्क्यूअर, 2 लोग हो वहाँ बचाने के लिए, तो आप 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को उतना ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना होता है। इसमें ये भी ध्यान रखना है, जितना अडल्ट में हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ दे रहे हैं, नहीं 2.5 इंचज़ तक डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उतना हमें नहीं देना है। चिल्ड्रन में हमें 1.5 तक भी चलेगा, क्योंकि उनमें फैटी लेयर इतनी नहीं होती है, ठीक है। फैट की लेयर कम होने की वजह से हम उन्हें कम कंप्रेस करके भी उनका काम चलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 30 कंप्रेशन देनी है, 2 ब्रीथ्स देनी है। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, एयरवे मेंटेनेंस भी है बीच में। ब्रीथ देने के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एयरवे मेंटेन करना पड़ता है। एयरवे मेंटेन करना बेसिकली अगर आप रोड साइड पे दे रहे हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा, अगर हो भी सकता है आप एक्चुअली उसके मुंह में फिंगर्स से या किसी चीज़ से उसे साइड लाइन पोजिशन करके कोई सिक्रीशन है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये किस केसेस में होता है, सीजर्स के केसेस में देखा जाता है, किसी पर्सन को दौरे पड़े और वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उसके बीच में, उसके माउथ में काफ़ी सारे सिक्रीशंस इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसे टाइम पर हमें एयरवे को क्लियर करना ज़रूरी है। एयरवे क्लियर करने के लिए आपको पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देना है, यानी टेढ़ा लेटा देना है और उसके माउथ को बिल्कुल नीचे रखना है ज़मीन पर या फिर बेड पर, और उसके पूरे माउथ से सारी जितनी भी सिक्रेशंस है उसे बाहर पूज आउट होने देना। वो निकल जाएंगे तो आप ब्रीदिंग आराम से दे सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपको एयरवे अब उनके लिए बताऊंगी जो कि मेडिकल टर्म पर्सनल्स हैं, उनको कैसे करना होता है। अब हमारे पास अगर हॉस्पिटल है या कई बार एम्बू बैग्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एयरवे प्रोवाइड करने के लिए उसको साइडलाइन पोजीशन तो देनी है, बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है कुछ कंडीशंस में आपको उन्हें जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट करना पड़ता है। ये किस कंडीशंस में करना पड़ता है, जब पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हो। स्पाइनल इंजरी अब कैसे हम मेजर करेंगे कि किसी को स्पाइनल इंजरी है, नहीं, हम तो खुद से नहीं बता सकते विदाउट एक्सरे। तो ये करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, कुछ हमारे पास कंडीशंस है जिसमें हम नहीं देते, जैसे कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसे में हम कंसीडर करते हैं कि मे बी उसे स्पाइनल इंजरी हुई हो, या फिर कोई फॉल हुआ है, काफ़ी ऊंचाई से अगर कोई गिर गया है तो उस टाइम पे भी हम उसे कंसीडर करते हैं कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में हमें उन्हें बिल्कुल हिलाना, साइडलाइन पोजीशंस नहीं देने होते हैं। ऐसे में हम उन्हें क्या करते हैं, जॉ थ्रस्ट करते हैं। ये जॉ थ्रस्ट की टेक्निक क्या है, आपको अपनी 3 फिंगर्स को ऐसे रखना है, पेशेंट के हेड साइड पे आना है, हेड एंड पे आपको आना है, और अपने पेशेंट की इस चिन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे पुल करेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा, बेसिकली उसका एयरवे ओपन हो जाएगा और जो भी ब्रीदिंग होगा वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस समझ आ गया है, कैसे आपको कंप्रेशन देना है, कैसे एयरवे देने हैं, कैसे ब्रीदिंग करना है। अगर एक बार ऐसे करने पर पेशेंट अगर रिवाइव होता है, उसे कुछ हार्ट रेट फील होती है, आपको चेक करना है। आफ्टर 2 मिनट्स 5 साइकिल्स के बाद में आप रेस्पिरेटर्स भी चेंज करते हैं और उसे चेक करते हैं, फिर से आप असेस करते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट आया है कि नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट रिवाइव हुआ है तो आपको रिकवरी पोजीशन में उसे लेटाना है, साइडलाइन पोजीशन करके बस थाइस को हमारे टूवर्ड्स लेकर जाना है चेस्ट के, ठीक है। तो ऐसे उसे लेटाना और एक हाथ को सीधा कर देना है, लेफ्ट हैंड को हमें हाईएस्ट पॉइंट पे रखना है ताकि जो भी ब्लड है हमारे लिम्स में ना जाकर हमारे हार्ट में ही रहे और हार्ट से इजीली हमारे ब्रेन तक पहुंच सके। तो ये सारी टेक्निक है कि कैसे आप एक पेशेंट को रिवाइव कर सकते हो, एक पेशेंट को BLS प्रोवाइड करोगे। ये तो नॉर्मली अगर कोई पेशेंट कभी भी इन अनकॉन्शियस कंडीशंस में चेस्ट फेलियर, स्ट्रोक या फिर हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आ जाता है, तो इन कंडीशंस में आपको ये प्रोवाइड करना पड़ता है। एक और कंडीशन है जब हमें ये देना पड़ता है, ठीक है। इस कंडीशन में आप BLS तो नहीं देंगे, बट एक मैनुअर यूज़ करेंगे, एक मूवमेंट यूज़ करेंगे जिससे कि आप CPR की कंडीशंस अराइज होने से रोक सकते हैं। ऐसी कंडीशन क्या होती है, यस इट इज़ चोकिंग। कभी कभी पर्सन क्या करता है, खाना खा रहा होता है या कुछ भी मटेरियल उसके फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में अटक जाता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे डिसलॉज हो जाता है विंड पाइप के अंदर, तो हमें क्या होती है, ब्रीदिंग नहीं ले पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते। सबसे पहला साइन क्या होगा, पर्सन कुडंट स्पीक दैट टाइम, तो वो खुद से नहीं बता सकता कि उसको चोकिंग है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर किसी पर्सन को ऐसे चोकिंग हो जाए तो कुछ भी नहीं है, आप उससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे या आप अपने बेड पे खड़े हो जाएं या कहीं पर भी, वो उसको थोड़ा नीचे रखेंगे, वो भी स्ट्रेट रहेगा, और आपको पीछे से जाकर उसको ऐसे क्रॉस करना है। और क्रॉस करके कहाँ पर पकड़ना है, ये जो मिड लेवल होता है आपकी दोनों रिब्स, जहाँ पर जिफी स्टर्नम, इसको इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टर्नम का बिल्कुल एंड, जिफी स्टर्नम पे आपको ऐसे अपना हैंड रखना है, ठीक है। ये ऐसे बना करके ऐसे मुट्ठी, और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। इसे ही सेम पर्सन के साथ में हम ऐसे खींचेंगे उस मुट्ठी से, तो उससे क्या होगा, जो भी डिसलॉज पार्टिकल होगा वो बाहर आ जाएगा। इस मैनुअल को हम क्या बोलते हैं, हैमलिश मैनुअल, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से हम रोक सकते हैं, और इसको भी एक तरीके के BLS में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको 2 बातें बता चुकी है, आज आपको कैसे CPR देना है और कैसे आपको हैमलिश मैनुअल देना है इन केस ऑफ चोकिंग। क्लियर हो गया आपको? थैंक्स सभी को कि उन्होंने मेरे
आप देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लाइक करते हो मेरे वीडियो को और इतने व्यूज़ आते हैं। और ये यू आर द पर्सन्स हु आर मोटिवेटिंग मी टू मेक ऑल दीज वीडियोज़। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।